नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में हर रोज हम कोशिश करते हैं एक नए मेहमान से आपको सामने लाने की, आपको रूबरू करवाने की, क्योंकि अहम चीजें ये रहती हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। सियासी गतिविधियां इस वक्त चरम सीमा पर दिख रही हैं, कुछ एकाध मतभेद भी यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन अहम चीजें ये हैं कि आम जनता को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम जिस मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं और फॉर्मर एमएलसी हैं, सुरेंद्र चौधरी। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले सर सवाल यही है कि जिस तरह से सियासी गतिविधियां भी इस वक्त जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है, चरम पर दिख रही हैं, पीडीपी पार्टी क्या स्टैंड रख रही है? देखिए, हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर आपके सामने स्टैंड है। हमने एक ही बात कहा, पहले तो हमारी जो लीडर थी वो 14 महीने अंदर रही और इलीगल डिटेंशन के, हम हमेशा कहते हैं कि इलीगल डिटेंशन थी उसको नज़रबंद किया गया। एक गुंडागर्दी से, एक जोर जबरदस्ती से उनको अरेस्ट किया गया, जो कि हिंदुस्तान के आइन में नहीं आता और हिंदुस्तान के कानून में कहीं नहीं आता। और आज 14 महीने के बाद जब वो छूटी हैं तो हमने अपना स्टैंड क्लियर किया, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की सरकार ने एक फैसला किया जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, और रातों रात उस फैसले में इस रियासत को तोड़ के यहाँ पे यूटी बनाई गई। वादे उन्होंने वो कुछ और किए थे, लेकिन यूटी तो कहीं उनका वादा ही नहीं था, क्योंकि इस रियासत को अमन की जरूरत थी, पीस की जरूरत थी, कहीं इन चीजों की जरूरत नहीं थी। आपने पीस देते देते उल्टे और हालात बिगाड़ दिए। आज तो हालात ये हैं कि पहले कश्मीर में हालात खराब थे, आज तो जम्मू में भी लोग परेशान हैं। सिर्फ है कि जम्मू के लोग बोलते नहीं, क्योंकि जम्मू के लोग ये सोचते हैं कि शायद हम बोलेंगे तो कहीं देश को नुकसान ना हो। बट अदरवाइज देखा जाए तो आज ये रियासत टूटने से, यूटी बनने से जितना नुकसान जम्मू सूबे को हो रहा है और खासकर जम्मू के लोगों को हो रहा है, इतना मेरे ख्याल कश्मीर को नुकसान नहीं होगा। तो लिहाजा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जहां तक ताल्लुक है स्टैंड का हमारा, और क्लियर है कि हम जो इन्होंने काला कानून यहाँ पे लगाया और जो हालात यहाँ पैदा किए, इसके खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ेंगे, एक जंग लड़ेंगे। और हमारा जो हक है, जो हक इन्होंने हमसे छीना है, क्योंकि ये रियासत जो है यहाँ 370 या 35 एज की हम बात करते हैं, वो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था। वो हमें किसी ने भीख में नहीं दिया था, वो हिंदुस्तान के आइन ने हमें दिया था, वो हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें एक छोटा भाई, एक स्टेट का झंडा दिया था। हम कोई नजायज मांग नहीं रहे, हम कहते हैं जो हमारा अपना स्टेटस था, जो स्टेटस आपने हमसे छीना, वो स्टेटस हमारा बहाल करिए। क्योंकि आज ऐसी ऐसी स्टेटें हैं जो, जैसे असम में आप देखें, वहां एक आंदोलन चलता है कि बाहर के लोगों ने आके हमारा यहाँ पे हेरिटेज खत्म कर दी, हमारा कल्चर खत्म कर दिया। आज महाराष्ट्र में लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों का रोजगार खत्म हो गया, हमारे बच्चों का, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनका हेरिटेज खत्म हो रहा है, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। बिहारी आपका अपना स्पेशल, बिहार अपना स्पेशल स्टेटस मांग रहा है और बीजेपी वहां कह रही है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। हिमाचल के पास पहले ही ऑलरेडी आपने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। तो लिहाजा आज हम जम्मू, आपने नागालैंड को भी आपने दिया हुआ है, वहां पे भी एक झंडा अलग से आपने दिया, वो झंडा तो आपने आज दिया। वेयर एज जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये तो महाराजे के टाइम का यहाँ झंडा, उस समय का झंडा था और आज से सालों साल पहले का झंडा है ये। तो इसलिए आज जब हम बात करते हैं तो हम क्लियर करते हैं कि भैया, जो आज खास करके जो जम्मू के डोगरों का कल्चर खत्म करने पे आप वार कर रहे हैं, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी को बार बार याद करा रहे हैं। हम कहते हैं भैया, आपने कहा था कि 370 हमने तोड़ा है, हम डोमिसाइल लाए हैं। अगर आपने डोमिसाइल यहाँ पे लाए, यहाँ सवाल ये भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी की ही कोलिशन गवर्नमेंट थी जब धारा 370 और 35 को संशोधित किया गया। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हम याद कराना चाहते हैं कि मैं आपके सवाल को भी जवाब देता हूं, लेकिन हम उनको ये याद कराना चाहते हैं कि जब उन्होंने 370 तोड़ा, लोगों के यहाँ पे एक डिमांड आई, उसमें उन्होंने जम्मू के लोगों को कहा कि हम डोमिसाइल ला रहे हैं, इस डोमिसाइल के तहत आपका रोजगार बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। और आपने भी काफी सारी इंटरव्यू कवर की होंगी बीजेपी के लोगों की, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी जमीन नहीं लेगा। तो आज बीजेपी अपनी डिमांड से क्यों विड्रॉ कर रही है? जब धारा 370 और 35 को संशोधित किया गया, उस वक्त दावे और वादे बताए गए और साफ तौर पर एक बयान जो है वो जारी किया गया कि जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, युवाओं की नौकरियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि हर एक स्टेटस को अलग तरीके से रखा जाएगा। डोगरों की जो अपनी
एक पहचान है उसे नहीं गंवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आता है तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता को एक झटका लगा है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, क्योंकि जमीन का हक चला गया। युवाओं की नौकरियों को लेकर आप देखिए कि 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी, कहां वो आज नौकरियां? मैं वही आपको कह रहा हूं कि जब आपने ये वादे किए थे तो हम आपको ही याद करा रहे हैं कि भैया जब आपने तोड़ा था आपने कहा था हम यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। आज हमारे कल्चर को खतरा हो गया, हमारे हेरिटेज को खतरा हो गया, हमारे बच्चों की आने वाली नस्लों पीढ़ियों के रोजगार का खतरा आ गया है। ऑलरेडी आप देखें यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रियां लगी उन इंडस्ट्रियों के बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया गया। आप जितने भी आपके पावर प्रोजेक्ट हैं, आप चनाब वैली में चले जाएं, वहां बाहर के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आप देखें वहां के लोकल लोग कितनी बार प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ रोजगार दिया जाए पावर प्रोजेक्टों के अंदर। तो लिहाजा ऑलरेडी पहले ही यहाँ बाहर के लोगों के काफी था, लोग रोजगार था उनका, लेकिन हमारे लोगों का रोजगार छीना गया था। अब तो एक खुला ओपन हो गया ना, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर ऑन सेल। चाहे आपने रोजगार चाहिए तो जम्मू कश्मीर आ जाइए, आपको जमीनें चाहिए तो जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपने दफा यहां हटाया। आप मुझे बताएं, एक साइड हरियाणा है या मध्य प्रदेश है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, तो आज मध्य प्रदेश के अंदर के चीफ मिनिस्टर ने क्यों ऑर्डर निकाला कि भैया बाहर के किसी आदमी को यहाँ नौकरियां नहीं मिलेंगी? आप जम्मू कश्मीर की नौकरियां बाहर को दे रहे हैं और वहां अपने बाकी स्टेटों में बैन कर रहे हैं। एक बात आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी और जानना भी बहुत जरूरी है, हमारे दर्शकों को भी जानना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से ये जमीन का मामला जो है वो निकाल कर सामने रख दिया गया कि जमीन आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और बिना डोमिसाइल के, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, आप कहीं पर भी जाते हैं वहां पर डॉक्यूमेंटेशन आपकी होती है, वहां पर आपको अपने दस्तावेज दिखाने हैं, उसके बाद आप नुमाइंदा बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश पहले बनाया गया, अगस्त 2019 को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और उसके बाद 2020 में गृह मंत्रालय एक बड़ा फैसला सुना देता है कि जमीन जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोई ले सकता है और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से आप देखिए, उसकी वजह से भी खतरा हो सकता है। अगर आप ये देखें कि कोई भी आकर अगर यहाँ पर रहता है तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो हक है वो खत्म होता हुआ दिखता है। मैंने वही कहा कि आज जम्मू कश्मीर रियासत इस देश के अंदर एक रिसर्च लेबोरेटरी बन के रह गई है। यहाँ जो भी आता है यहाँ रिसर्च होती है। आपने रोजगार की बात की, मैं आपके नोटिस में ले आऊं, शायद आपको पता होगा कि आज जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 1.25 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ये 50, पहले इन्होंने 10,000 कहा, पहले इन्होंने 50,000 कहा, फिर मुर्मू साहब आए तो उन्होंने जम्मू के लोगों को 10,000 की भीख देने की कोशिश की। भैया हम तो कहते हैं कि 1.25 लाख पोस्ट आपके पास खाली है जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, वो इन वन गो आप ऑन फास्ट ट्रैक क्यों नहीं फिलअप करते? और आपको मैं ये बताऊं कि क्या आप वेट कर रहे हो कि बाहर के लोग आके यहाँ अप्लाई करें, हमारे बच्चों के ये रोजगार भी वो छीन के चले जाएं? तो मैं आज आपको ये कहूंगा कि आज आप जब बातें सुनिए, देखिए 370 हमारा टूटा, तो ये बिक कहां रहा है? बिहार के इलेक्शन में। वहां बिहार के लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप जाइए जम्मू कश्मीर में, हमने 370 तोड़ दिया है, आप वहां जाके जमीन खरीदिए। यानी पीडीपी पार्टी ये मानती है और एज अ जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर एमएलसी भी आप पार्टी से रह चुके हैं और इस वक्त अगर मैं ये कहना चाहूं तो शायद इसमें कोई दोराहे नहीं होगी, इस वक्त महबूबा मुफ्ती के राइट हैंड के तौर पर आप काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि भेदभाव जम्मू के लोगों के साथ ज्यादातर हुआ है? हुआ, मैं कहता हूँ, देखिए मैं पीडीपी में बेशक हूँ, लेकिन मेरे लीडर ने मुझे कभी नहीं रोका। हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे कायद हैं, हमारे वो लीडर हैं जो हमेशा तीनों खित्तों की बराबर बात किया करते थे। वो कहते थे तीनों खित्तों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो रोजगार है चाहे वो पैसा है। लेकिन मुफ्ती साहब के दौर में यहाँ पे इंसाफ हुआ बीच में थोड़ा सा, लेकिन वो भी 3 साल की सरकार थी, कितना उसमें कितना इंसाफ हो पाता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इन जनरल जब हम बात करें तो जम्मू सूबे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये हमें कहना पड़ेगा। मैं अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए कहूं कि जम्मू के साथ कुछ नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ, तो शायद मैं जम्मू के लोगों के साथ धोखा कर रहा हूं। आने वाले टाइम में पीडीपी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या कुछ स्टेप्स लेकर सामने आएगी? देखिए पीडीपी का हमेशा रहा कि हमारा जॉब प्रायोरिटी रही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रहा चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में रहा। और आपने देखा होगा कि अगर आप हमारी सरकार 2002 की देखें, उसमें भी चाहे रायबरे तालीम था, रायबरे ज़राअत था, या ये जो कंट्रेक्चुअल डेली वेजर जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं पीएचई के या आपके पीडीडी के, ये किसने लगाए? मुफ्ती साहब ने लगाए थे ना। और हमारी वो सरकार है जिसने अब ये, लेकिन सर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी उनका मसला हल नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि हमें मौका कितना मिला। 3 साल की सरकार चली इस बारी, जब बीजेपी के साथ आपने कहा था कि बीजेपी के साथ सरकार है, यही हमारी बदकिस्मती थी। हमने जो पहले सरकारें दी, जब हमारा 2002 में हमने सरकार बनाई थी, लोग उसको गोल्डन ईरा कहते थे कि मुफ्ती साहब का जो वो टेन्योर था एज ए चीफ मिनिस्टर, दैट वाज ए गोल्डन ईरा। बट ये जो सरकार हमारी चली, ये भारतीय जनता अपोजिशन कम बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी अंदर बैठ के खुद ही अपोजिशन करती थी। तो एक तो 3 साल हमारी सरकार चली, वो सरकार जो चली वो सरकार आपके सामने कैसे चली?
क्या लगता ऐसे था, इस चीज को तो मानते हैं कि मतभेद ही रहा, आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया, या किस वजह से गठबंधन जो था वो टूट मैंने गया? वही कहा कि हमारे जो मुद्दे थे, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई थी। मुद्दे क्या थे कि 3 बजट पास हुए, शायद आपने खुद भी कवर किया होगा, असेंबली को भी और काउंसिल को भी किया होगा। 3 बजटों के अंदर ये वादा किया गया हर बजट में कि हम 60,000 डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन जब आज तो चलो उसमें हमने नहीं किया रेगुलराइज, हमसे नहीं हो पाया क्योंकि सरकार गिर गई। उसके बाद उन्होंने रोजगार की बात भी की थी। लेकिन आज आप देखें 2 साल से, पहले तो वो हमारे सत्यपाल 2 साल से सरकार गिरी, यहाँ पे आपके सत्यपाल मलिक साहब रहे, फिर आगे मुर्मू साहब, मुर्मू और साहब सत्यपाल मलिक जी जब यहाँ से गोवा जाते हैं और वहां पर जो बड़ा बयान जारी करते हैं, ऑडियो उनका जो वायरल होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में काबिज हो जाए लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। वो तो मैं कहता हूँ ये इसकी तो जो अगर सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ पिछले टेनोरों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो सत्यपाल मलिक साहब का खुद का अपना टेनोर है 1 साल का, उसकी भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहां करप्शन कितनी बड़ी। मैं दावे से कहता हूं मैम आपको कि जितनी करप्शन आज है इस रियासत के अंदर, इतनी करप्शन पहले कभी नहीं थी। आज तो शर्म बोलियां लग रही हैं, आप पैसा दीजिए, क्या कराना है, ट्रांसफर करानी है, पैसा दीजिए। आज आप अमित शाह जी कहते हैं कि यूटी बनाया गया, कोई बिल निकालना है, उस पर पैसा दीजिए। मगर हर जगह कहीं कोई, आपने डोमिसाइल आपने बात की, ये डोमिसाइल अगर आपकी वैलिडिटी नहीं थी, इसकी जमीनों के लिए या नौकरियों के लिए जरूरत नहीं थी, तो आपने लोगों को कतारों में क्यों लगाया? हर जगह प्रोटेस्टें हुई, कितनी प्रोटेस्ट हुई, लोगों ने डिमांड रेज की कि हमसे तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 500 रुपया ले रहे हैं, तो वो लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे, तो वो ये करप्शन इनके नोटिस में नहीं है। तो लिहाजा आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में जितनी करप्शन बढ़ी है, ये इनका एक नारा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये नारा नहीं है। इनका नारा ये है कि हम खुद खाएंगे लेकिन आपको खाने नहीं देंगे। अमित शाह जी बार बार कह रहे थे कि यूटी बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू को बनाया गया है, कश्मीर को बनाया गया है, क्योंकि विकास की राह जो बंद हो गई थी उसे खोला गया है। क्या लगता है कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है? आप खुद अपने रिपोर्टरों को भेजिए, गाँव में भेजिए। उन्होंने कहा 370 हम तोड़ रहे हैं, ये पैसा हम जो भेजते हैं 1 लाख रुपए रुका हुआ है। तो मुझे बताओ वो पैसा कहाँ? आज किसी भी दफ्तर में आप चले जाएं, चाहे पीडब्ल्यूडी में चले जाएं, रूरल, फर्स्ट टाइम पहली दफा हुआ है कि 31 मार्च को इस बारी पेमेंट नहीं लोगों की हुई, ना पीडब्ल्यूडी के अंदर, इवन के रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी पेमेंट नहीं हुई। आप टूरिज्म की हालात देखें, टूरिज्म का क्या है, टूरिज्म बिल्कुल टोटली कोलैप्स कर गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आप बात करें अपने इसका ट्रांसपोर्टरों की, तो ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों के नीचे घास जम गया है। आपकी इंडस्ट्री टोटल कोलैप्स कर गई है, चाहे कठुआ में है, चाहे वो सांबा में है, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा के अंदर है, चाहे गंग्याल में है या उधमपुर में, जहां जहां भी इंडस्ट्रीज है आपकी खत्म कर गई हैं। आपकी होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई है। लेकिन सर महज 1 साल हुआ है, अभी 1 साल कुछ महीने हुए हैं जब यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर को, और उससे पहले की अगर हम सियासत की बात करें, ज्यादातर पीडीपी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी, यानी कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, हर वक्त इन्हीं की सत्ता जो है वो रही है। क्या लगता है कि जब आपकी सरकार थी कितना विकास आप लोगों ने किया? देखिए आप 75 साल अगर इसमें लीजिए, 75 में से तो 6 साल ही तो पीडीपी ने हुकूमत की इस देश, इस रियासत के अंदर, बाकी तो दूसरे लोगों ने ली। अब जिन्होंने की है वो जवाब देंगे उन्होंने क्या किया है। लेकिन 6 साल, जो 3 साल 2002 में और 3 साल जो हमारे 2014 में बीजेपी के साथ, आप हमारा दोनों टेनवर देख लीजिए। लेकिन हम खुद मानते हैं कि 2014 में आप देखें महबूबा जी ने कितने नींव पत्थर जम्मू के अंदर रखे। हाँ, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो वादे कहीं पूरे नहीं हुए। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज 2014 में जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा 80,000 करोड़ का पैकेज हम देंगे। क्या वो जम्मू कश्मीर में वो पैकेज आया? कहाँ है वो पैकेज कहाँ पे है? आज भी आप करोड़ों रुपए वहां से कहते हो हम दे रहे हैं। जैसे आप खुद कहा कि अमित शाह साहब ने कहा कि तरक्की रुकी है, तामीर तरक्की रुकी है। उन्होंने वहां से ये भी कहा कि हम यहाँ से गरीबों के लिए मकान बेचते हैं, वो मकान गाँव तक नहीं पहुंच रहे, शहरों में गरीबों के लिए नहीं पहुंच रहे। आज भी आप शहर का दौरा भी कर लीजिए, गाँव का भी कर लीजिए, देखिए कितने इंदिरा आवास योजना के लोगों के मकान बने, पीएमएवाई में जो हम कहते हैं। पहली बात तो जो 2000 आपका सेंसस है, लोगों का जो लोग नौकरी करते हैं उनका बीपीएल सर्वे में नाम है। जो गरीब लोग हैं जिनका कच्चा मकान है उनका बीपीएल सर्वे में नाम ही नहीं। कि भ्रष्टाचार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चरम पर है, या जो यहाँ पर परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो जमीनी सतह तक नहीं पहुंचती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहता है कि अगर आप कोई फंड्स रिलीज करते हैं वो फंड्स जमीन तक क्यों नहीं पहुंचते। ये बड़ा सवाल है कि बीच में जो एक लाइन चल रही है कहां पर कमी रह जाती है। मैम आपको पहले मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आपने किसी को भीख मांगते देखा? जम्मू कश्मीर में किसी को फुटपाथों पे सोते हुए देखा?
क्यों यहाँ पे आप गरीब से गरीब आदमी होगा, उसका शाम को जब वो घर में जाएगा वो कुल्ला अपना होगा, जो कुल्ला उस कुल्ले में सोएगा। हाँ, कोई शराबी ज्यादा पी ले तो टल्ली हो जाए तो सड़क पे गिर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक जेन्युइन आदमी जो है जम्मू कश्मीर का गरीब जो है वो अपने कच्चे एक तरपाल का मकान ही होगा, उसमें जाके रहेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 के कारण हमने डेवलप किया है। अब ये भी लेकिन देखें, जब आप लोग बैठकों का दौर शुरू कर रहे हैं उस वक्त आरोप लगना ये बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि एक तरफ आप जनाधार एक करने की कोशिश कर रहे हैं, गुपकार डिक्लेरेशन जो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इस वक्त काम कर रहा है। करगिल में भी हमने देखा कि हर पार्टी ने आपको सहयोग दिया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ वो काम कर रहा है। लेकिन जम्मू के अंदर अगर आप पहुंचे हैं और जम्मू की जनता के द्वारा अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो कितना आघात हो सकता है? देखिए, जम्मू के लोग नहीं, चंद लोग हैं सड़कों पे उतरे, 20, 25, 30 लोग, 100 लोग, लेकिन ओवरऑल जो जनरल हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जम्मू के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो आपके किसान हैं, चाहे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं या नौजवान हैं, उनके मुद्दे कुछ हो रहे हैं, इन मुद्दों से नहीं है वही। क्योंकि ये जो हम बातें तिरंगे की कर रहे हैं या बातें हम ये गुपकार अलायंस की कर रहे हैं, ये सिर्फ, या 370 की बात ये लोग जो दिल्ली वाले करते हैं, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर को जो आपने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, आपने भी शायद वो कवर किया होगा, जब राजनाथ सिंह जी यहाँ एज ए डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि बॉर्डर के लिए हम 5 बटालियन बनाएंगे, बॉर्डर के लोगों को जिनकी शेलिंग होती है। आप मुझे बताएं, आज भी वो क्या 5 बटालियन खड़ी हुई? क्या वो बॉर्डर के जो 5 किलोमीटर के अंदर लोग रहते थे, क्या उनको रोजगार मिल गया? इसलिए मैंने कहा ना कि जनता पार्टी के करनी और कथनी में फर्क है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो सरकारी प्रवक्ता हैं रोहित कंसल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि जो जमीन को लेकर बातचीत कही गई है, जमीन का हक नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो आपकी जमीन जिस पर आप काम करते हैं, बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, जो खेती बाड़ी के लिए आपकी जमीन है, उस पर आपका हक रहेगा जब तक आप काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जमीन को बेचने की बात हुई है कि वहां बाहर से अगर कोई बिजनेस लगाना चाहता है वो जम्मू के अंदर लगा सकता है, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छे से स्टैंड जो है वो सरकार की तरफ से क्लियर किया गया। अब रोहित कंसल साहब को जो पीछे से लिख के दिया जाएगा, उन्होंने, उस गरीब ने वही पढ़ना है, और तो कुछ पढ़ना नहीं ना। अब उनको पीछे से आया, भाई ये आपने आज शाम को जाके पढ़ना है, तो उनकी हिम्मत है ना पढ़े, नौकरी करनी है नहीं करनी, यहाँ ट्रांसफर तो नहीं करानी, आगे पीछे कहीं डेपुटेशन में तो नहीं जाना। तो लिहाजा मुझे बताओ, रोहित कंसल साहब ने क्या कहा कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जो है एग्रीकल्चर का ही बंदा जो जम्मू कश्मीर का वो ले सकता है। अपनी पार्टी की बात करें, अगर हम अपनी पार्टी जब अपनी काबिज हुई है, उन्होंने नई पार्टी जब बनाई है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है और आकर यहाँ बयानबाजी दी जाती है कि जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, युवाओं की नौकरियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वादा करा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बातें निकलकर सामने आई, उसके बाद वो पार्टी खुद यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर कि अपनी पार्टी का अपना उनका एक, उन्होंने अपने एक मुद्दे से वो पार्टी बनी है, अब उनका अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक सोच है, अपना एक विजन है उनका। अब इस पे बेहतर वही जवाब दे सकते हैं कि भैया आपका दिल्ली में क्या बात हुई थी। क्योंकि जब उनका पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसमें शुरू में उन्होंने कहा था कि जमीनों की नहीं बिकेंगी, रोजगार कहीं नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम ये पार्टी जो है स्टेट को वापस लाने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। अब तो अमित शाह साहब ने क्लियर कर दिया कि हम बहुत जल्दी स्टेट दे रहे हैं। तो अब उनके पता नहीं अब उनके पास क्या कौन सा मुद्दा होगा, जमीनें भी चली गई, रोजगार भी चला गया, तो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम स्टेट बहुत जल्दी दे रहे हैं। तो अब इस पे तो मेरा ख्याल आप बेहतर उन्हीं को पूछें, उनके यहाँ लोग हैं, स्पोक्समैन भी हैं, सब कुछ है, उन्हीं से बातचीत होगी। हाँ। अब आपकी पार्टी पे आते हैं, जो कद्दावर नेता इस वक्त पीडीपी पार्टी से निकल चुके हैं, किनारा कर चुके हैं। अब बहुत बड़े लीडर हैं वो, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लाइक हैं, काबिल हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो लोग। उनका अपना समाज में एक रुतबा है। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेरी तो कोई इतनी बड़ी कोई जमीन नहीं, ना मेरी कोई इतनी बड़ी हैसियत है कि मैं उन इतने बड़े लीडरों के खिलाफ कुछ बोल सकूं। उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने वो किया। लेकिन है कि हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के सिपाही हैं, एक ही बात जानते हैं कि अपना काम करो, लोगों के जो दुख दर्द है उनको बांटो, बाकी है कि फल भगवान देता है। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया, लेकिन जो स्टेटमेंट्स जारी कर दी गई वो कह दिया गया कि अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो झंडे को लेकर बयान दिया गया है उसी की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, पार्टी से किनारा कर दिया है।
मैंने कहा ना और आप कह रहे हैं कि मैडम ने झंडे को लेकर कोई मैंने बयान कहा ना नहीं दिया। आपको, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। वो अब जितने वो काबिल हैं कि उस लाइन में क्या कुछ लिखा है वो मैं अब नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा इतना दिमाग ही नहीं है। वो बहुत काबिल हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, जितने आप जिनके नाम ले रहे हो। मैं तो अब नाम भी नहीं लेना चाहता उनके। नहीं, नाम मैं भी नहीं लेना चाहूंगी, आप बेहतर समझते हैं तो और आम नहीं, लेकिन जनता मैं भी वही कह रहा बेहतर हूं। समझती है कि कौन कौन से वो लीडरान यहाँ पर तो रहे इसलिए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि उनके इलाकों में जाया जाए, उनकी कंस्टिट्यूंसियों में जाया जाए, लोगों को पूछा जाए कि भैया जो इनका फैसला है कैसा फैसला है। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा उनके बारे में कि जो उन्होंने फैसला किया है वो उनकी सोच है अपना, उनका काबिल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी मास फॉलोइंग है। हम उनके बारे में क्या, मतलब मेरा से छोटा सा एक वर्कर उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता की सारी दौड़ है, कुर्सी के लिए दौड़ है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी पार्टी नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा रही है, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर बिल्कुल एक होती हुई दिख रही है और सुर भी एक दिख रहे हैं। बेशक फारूक अब्दुल्ला ने अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो दर्जे के लिए लड़ रहे हैं या किसके लिए लड़ रहे हैं। आप देखें, अब बीजेपी और पीडीपी का भी कहीं सोच नहीं थी, विजन नहीं, सोच नहीं, टोटली डिफरेंट। साउथ, मुफ्ती साहब अक्सर कहा करते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैंने इकट्ठे किए हैं। तो इसलिए ये चीजें सियासत में ना सदा कोई दोस्त ना सदा कोई दुश्मन है, लेकिन है कि आज जैसे हमने जम्मू कश्मीर के हितों के लिए पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस किया था, क्योंकि कश्मीर से एक मुसलमानों का पूरा मैंडेट जो है वो पीडीपी को गया था और जम्मू के पूरे हिंदुओं का मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को गया था। तो मुफ्ती साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया उसमें। उन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि मुफ्ती साहब के पास चॉइस थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ भी सरकार बना सकते थे। क्राइम की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत कम क्राइम है, लेकिन ऐसा नहीं है सर कि नहीं है। हाँ, वो तो मैं मानता ये हूं। नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं है। हाँ, हम दूसरी स्टेट के जरिए अगर हम बात करें तो कम है, इसमें कोई दुराहे नहीं है, लेकिन बहुत उस पर भी ज्यादा अभी कम है। काम करने की जरूरत है कि अगर हैं वो भी नहीं होने। जम्मू की जनता आरोप लगा रही है कि पीडीपी पार्टी जो है वो मुस्लिम बेस्ड पार्टी है और वो मुस्लिम्स के लिए काम करेगी। उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया? मैं तो मानता नहीं। देखिए, मैं इलेक्शन हार गया था आपके सामने। जब मैं इलेक्शन हारा उसके बाद मैं एमएलसी बना। यहाँ और भी लोग जो गए हैं, मैं आज उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो पार्टी छोड़ के गए हैं। किसी को राज्यसभा का मेंबर, जो किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाया, किसी को एमएलसी बनाया, उस पे बाद में किसी को आएंगे, पहले इस पर प्रतिक्रिया। तो मैंने वही कहा आपको कि यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू के लोगों को भी प्रॉपर की रिप्रेजेंटेशन दी, जम्मू की हिस्सेदारी दी अपनी लीडरशिप को। कभी उनको यहाँ वाइस चेयरमैन बनाए गए, यहाँ मेडिकल जो सप्लाई है उसका भी वाइस चेयरमैन बनाया गया, यहाँ अपना वुमेन डेवलपमेंट जो हमारी काउंसिल है उसके वाइस चेयरमैन बनाई गई। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई भेदभाव किया है। लेकिन कि आप देखिए डेली वेजर्स किस तरह से हजारों की तादाद में डेली वेजर्स हैं। कश्मीर की तर्ज पर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू के साथ लगातार भेदभाव जो है वो देखा गया है। तो जाहिर तौर पर आपकी भी सरकार थी उस वक्त और कश्मीर के अंदर भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन जम्मू संभाग के अंदर डेली वेजरों के साथ भी भेदभाव किया। एसपीओ का मुद्दा जो है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। कई कॉलेज के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं हो रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स आप देख लीजिए, SRO 202 को लेकर भी कई बार प्रदर्शन हुए, फिर उसमें तब्दीलियां लाई गई। लेकिन ज्यादातर हम अगर ये देखें कि इस वक्त सड़कों पर आप देखिए कि किस तरह से पढ़ा लिखा युवा आज भी सड़कों पर है और हर एक राजनीति को परे रखते हुए, राष्ट्रहित को सबसे आगे रखते हुए काम करने की बहुत जरूरत है। कि पार्टियां अपनी अपनी कवायद चला रही हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराहे नहीं है कि दर्जे को वापस लाने की मांग आप लोग कर रहे हैं। और जमीन का हक जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जमीन यहां पर नहीं ले जानी चाहिए किसी और के हाथ में, युवाओं की नौकरियां नहीं जानी चाहिए। लेकिन अहम चीज ये है कि जब आप लोग सत्ता में विराजमान होते हैं फिर कितना काम होता है, ये बड़ा सवाल रहता है। मैंने आपको कहा ना कि 3 बजट हमारे हुए, वहां हमने 60,000 डेली वेजरों को रेगुलाइज करने का हमने डिमांड रखी थी और वो सरकार ने माना था। और सरकार ने, क्योंकि आपको पता है कि ये फेस मैनर में होता है, कोई चीज आप कहेंगे आज हमने रख दी और ये कल पूरी हो जाएगी, वो बात नहीं होती। जब आपने ये बात हमने वहां पे रखी तो उसके बाद उस पर हमने काफी काम भी किया और अब सरकार अगर 6 साल चलती तो हमने उनको रेगुलाइज करना भी था। उसी तरीके से जैसे आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की बात की, आपने NRHM के लोगों की, आपको याद होगा कि कठुआ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कई तो ऐसे लोग होंगे जिनका शायद मैंने, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और उसी डिपार्टमेंट से अगर ताल्लुक रखते होंगे तो जिनका अभी मैंने नाम नहीं लिया है उनके लिए भी बोल दे कि कुछ बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे जो है वो मानी नहीं जा रही है। मैं कहता हूँ NYC के लोग हैं, आपके होमगार्ड्स हैं, आपके, देखिए मैं आपको कहूँ कि आपके जो NHM के मुलाजिम कितने उन्होंने बाहर निकाले, पहले उन्होंने लगाए, जिस पैटर्न पे उन्होंने लगाया उसी पैटर्न पे तो आपने जो रेगुलर लगाए हैं वो लगाए हैं, तो उन्हीं को रेगुलाइज कर देते आप।
तो उसी तरीके से आप देखे जाएं, रेबरे खेल के लोग हैं, आपके जो वेटरनरी टेक्नोक्रेट्स हैं वो हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मतलब बड़ी सारी एक लंबी लिस्ट बनती है जो लोग सड़कों पे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आज हमें उन चीजों पे तवज्जो देने के बजाय हम छोटी छोटी चीजों पे, मुझे बताएं, अच्छी भली स्टेट चल रही थी, सरकार चल रही थी, क्या चट्टी पड़ी थी आपको तोड़ने की? तोड़ने के बाद आपने इसको यूटी बनाया, यूटी बनाने के बाद कौन सा तूफान इस रियासत में आप ले आए या इस यूटी के अंदर ले आए? सिवाय मैंने कहा करप्शन के सिवाय कुछ नहीं। आप रोज देखें ट्रांसफर हो रही है, बात आज इधर से उधर ट्रांसफर, उधर से उधर ट्रांसफर। क्या लगता है अभी धारा 370 और 35A के बाद जो सरकार बनेगी वो अलग से सरकार आएगी, कुछ और नई चीजें लेकर सामने मैं आएगी? इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने बड़े दावे की, जो 2 साल से सरकार चला रहे हैं। 3 साल तो उन्होंने हमारे साथ चलाई ना, तो 2 साल अब चला रहे हैं ना, 5 साल तो इनको हो गए। अब ये जवाब दें जम्मू के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर बीजेपी जम्मू के लोगों को, कि बताइए जम्मू मेडिकल कॉलेज में क्या बदलाव आया है? जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके हैं उस पर कितने बदलाव आए हैं? आपके जितने एसडीएच हैं उस पर कितना बदलाव है? मैं बाकी सेक्टर को छोड़ देता हूं। आखिरी सवाल जाते जाते लेना चाहेंगे कि पीडीपी पार्टी जिस तरह से अब अपनी कवायद चलाती जा रही है, क्या लगता है कि अगर सत्ता में काबिज हो जाती है, क्योंकि धारा 370 और 35A के बाद अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि डिलिमिटेशन करने के बाद उसी वक्त यहाँ पर चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, सीटों को बढ़ाया जाएगा, उसके बाद चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव अगर होते हैं, क्या डिमांड्स रहेंगी? कौन से ऐसा मैनिफेस्टो इस बार पीडीपी पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है ज्यादातर? और अगर सत्ता में काबिज हो जाती है तो फिर काम कैसे करेगी? आखिरी सवाल जल्दी जल्दी से। देखिए, हमारा एक ही है, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था, ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर रियासत को पीस विद डिग्निटी, ये उन्होंने इस रियासत के अंदर अमन लाने की बात कही थी। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा कोई है, हमारा कोई एजेंडा है तो वो अमन है इस रियासत का। जब तक इस रियासत में अमन नहीं आएगा आपका कोई काम नहीं हो सकता। चाहे आप बॉर्डरों पे चले जाएं, चाहे आप फार फ्लंग एरिया में चले जाएं, चाहे कश्मीर में चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती थी कि हालात बड़े ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी एक्टिविटी करने दीजिए ना कश्मीर के अंदर। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आज जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा जो एजेंडा है, जो हमारे कायद, हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रखा था कि इस रियासत में अमन आना चाहिए, उस अमन के लिए हम कहेंगे मोदी साहब को कि आपके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए। जम्मू कश्मीर रियासत का जो आपने हमसे छीना जो हक, वो स्पेशल स्टेटस का जो स्टेट का, वो वापस दीजिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठ के बातचीत करें। अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ये मानते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बात नहीं करेंगे इस कश्मीर के अंदर अमन नहीं आ सकता, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि 370 और 35A पर कड़ा रुख जो है वो इख्तियार किया है पीडीपी ने कि वो वापस लाएगी धारा 370 और 35A को वापस लाने की बात, कुछ ऐसा नहीं। हम कोई इलीगल थोड़ा मांग रहे हैं। जो आईनी हक हमें दिया गया था वही आईनी हक आपने यहाँ की असेंबली तोड़े ना। यहाँ आप सरकार बनाए, असेंबली रिकमेंड करे ना। आपने एक गवर्नर से रिकमेंड करा के वहां खत्म कर दिया। ये कौन सा आपकी आईन क्या कह रहा है, आपका कानून क्या कह रहा है? आप जो आपकी आइन जो है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कानून के दायरे में रहते हुए सारा काम होना चाहिए था। मैं वही कहता हूं, हिंदुस्तान का आइन क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से बड़ा है या नहीं बड़ा? पार्लियामेंट भी तो हिंदुस्तान के आइन से चलती है ना। तो अगर हिंदुस्तान के आइन ने हमें ये हक दिया था तो हम हिंदुस्तान के आइन के नीचे बैठ के हम अपना ये आइनी हक वापस मांग रहे हैं। हाँ, यहाँ की सरकार जो बने वो अगर रिकमेंड करती है कि भाई इसको 370 तोड़ो तो तोड़िए, हमें क्या तंगी है। बट आप एक आदमी को यहाँ अपॉइंट करके, लेकिन ये पूरा सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकते? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर ही रहे हैं। हमें तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, हमने सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा रखा हुआ है। लेकिन अपनी आवाज थोड़ी बंद कर सकते हैं। ये तो बार बार हम जगा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहे हैं कि ये हमारा आईनी हक है, इस आईनी हक को बहाल किया जाए। हम चैलेंज तब करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ कह रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की शान में कुछ नहीं कह रहे। हमें तो पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद ही सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर आज कोई हमें इंसाफ मिल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। अदरवाइज इस देश के अंदर कहीं आइन की बात नहीं हो रही, कहीं आपकी कानून की बात नहीं हो रही। सिर्फ बात कही जाती है कि हम आइन को मानते हैं, आइन के ऊपर मत्था टेका जाता है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना कहीं नहीं जाता। तो इसलिए आज इस देश को अगर आपने चलाना है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो इस देश की एक साथ एकता और एकता जो नारा था हमारा, वो अगर बहाल करना तो सबको साथ लेके बिना किसी जात बरादरी और वादा किया गया था और एक बहुत बड़ा यहाँ बोला भी किया था एक स्लोगन टाइप की, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ ही विकास जो है वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जनरल सेक्रेटरी और एमएलसी जो कि फॉर्मर हैं
सुरेंद्र चौधरी, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने किस तरह से पूरी बातचीत करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर जो झंडे को लेकर विवाद यहाँ पर पनपा हुआ है, उसको लेकर भी बयान उन्होंने जारी कर दिया है कि कहने का तात्पर्य क्या था और उसे किस तरह से उसे यहाँ पर पेश किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर हर एक चीज को समझना और एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बात पर सिर्फ और सिर्फ एकजुट होने की ही बात सामने आ रही थी कि चाहे वो जमीन का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, अपने हक का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, हर एक मामले को लेकर पीडीपी जो है वो जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है। बेशक कई नेताओं ने किनारा कर दिया है, उस पर भी जो बात है वो निकलकर सामने तो आई है, बयान जारी कर दिए गए हैं कि आखिर क्यों यहां से किनारा किया गया है। और जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन किस तरह से काम करती हुई आगे नजर आएगी, क्योंकि हर बार सत्ता में कई बार सरकारें जो है वो काबिज हुई हैं, कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन अब धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद अगर इलेक्शन होती है, उस वक्त अगर पीडीपी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कुछ सामने आएगा, वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो मैनिफेस्टो में रखा गया, जो दावे और वादे किए गए, क्या इस पर अमल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।